हेलो, नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है एनएचएम मध्य प्रदेश की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है और बहुत ही बड़ा बम्पर वैकेंसी निकल के आया हुआ है। उसी के रिगार्डिंग आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जनवरी या फरवरी में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसी को देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए एक क्लास कंडक्ट करवा चुके हैं। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक हमारा क्लासेस नहीं देखा है, तो यूट्यूब पे जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में आपको क्लास देखने को मिल जाएगा और आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी लर्न करने को मिल सकती है। और आने वाली आज की जो हमारी क्लास है आपके लिए सेकंड वन क्लास रहने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश एनएचएम में जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकला है उसके लिए काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो बिना किसी टाइम डिले के हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासेस अपडेट करता हूँ तो डायरेक्ट आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमने पुटअप किया हुआ मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पुटअप किया है उस क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। एवरेज बेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक एवरेज बेड गेन कितना करती है, एक प्रेगनेंसी लेडी कितना बेड गेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन ऑप्शन जो हमारा पुटअप है क्या लिखा हुआ है, 10 से 12 ग्राम किलो केजी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एक लेडी अचीव करती है क्या, या 8 से लेके 10 केजी अचीव करती है, या 16 से 18 केजी अचीव करती है, या वही बात करें 16 से 14 से तो 16 केजी एक जो लेडी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो क्या इतना वेट गेन अचीव करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा। तो जो इसका राइट आंसर बच्चों आपके सामने देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग एक एवरेज वेट का यदि हम बात करें तो एक एवरेज वेट कितना गेन करती है एक लेडी, तो एक एवरेज सॉरी, एक एवरेज वेट 10 से लेके 12 केजी एक ड्यूरिंग एवरेज वेट आपका एक लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में पूरे कंप्लीट 9 मंथ में कितने कंप्लीट 9 मंथ में इतना वेट गेन करती है। इसमें यदि मैं बताऊं तो एवरेज वेट गेन का 3 केजी तो टोटल हमारे जो बच्चा होता है उसी का 3 केजी आपको देखने को मिलता है। बाकी जो वेट गेन होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइमेस्टर आपको देखने को मिलता है। अब कुछ बात इसमें एड ऑन करना चाहिए कि टोटल कितने ट्राइमेस्टर आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है। यदि पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है कि वन ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन देखने को मिलता है, तो आप यदि वन ट्राइमेस्टर में आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 1 केजी यहाँ पे अपना मार्क कर सकते हो। यदि बात करूँ मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी आपको 5 केजी वेट गेन देखने को मिलता है। और यदि बात करें हम थर्ड ट्राइमेस्टर में भी, तो 5 केजी आपको वेट गेन देखने को मिलता है। ऐसे करके एक एवरेज वेट गेन जो लेडीज़ का होता है वो कितना हो जाता है, तो 10 से लेके 12 केजी एक एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो अचीव करती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यदि कभी कभी आपसे एनएचएम के क्वेश्चन में ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में का ड्यूरेशन कितना लेता है, तो 0 से लेके तो 12 वीक का सॉरी सॉरी 0 से लेकर तो 12 वीक का आपका देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है। वही बात करें सेकंड ट्राइमेस्टर कितना होगा, तो सेकंड ट्राइमेस्टर बच्चों आपको 12 से या 13 से वीक से लेके तो 27 वीक का 27 से 28 वीक का आपको सेकंड ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है। और वही बात करें हम थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो कितना देता है, 28 से लेकर तो टिल डिलीवरी तक आपका जो थर्ड ट्राइमेस्टर आपको देखने को मिलता है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको बहुत चीज़ें लर्न करने को मिली होगी कि कितना वेट गेन होता है और ट्राइमेस्टर कितना होता है कितना नहीं होता है। तो ऐसे आपको एनएचएम मध्य प्रदेश में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पुट अप हुआ है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या पूछा गया है अम्लाइकल कोड कंटेन। तो जो एक अम्लाइकल कोड होता है वो उसमें क्या क्या आपको कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ था है। तो फर्स्ट ऑप्शन वन क्या कह रहा है कि टू आर्टरी, सॉरी यहाँ पे टू लिखा है, टू आर्टरी
टू आर्टरी एंड टू वेन पाया जाता है क्या? या सेकंड बी ऑप्शन का बात करें हम, टू आर्टरीज एंड वन वेन प्रेजेंट होता है क्या? या बात करें टू वेन एंड वन आर्टरी प्रेजेंट होता है क्या? या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो हम एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा ही आपको एग्ज़ाम के या कोई सा भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है। तो नन ऑफ द अबव कोई ऑप्शन नहीं है, टू वेन एंड वन आर्टरीज नहीं होता है, टू आर्टरीज एंड टू वेन भी नहीं होता है। जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा आपका? टू आर्टरीज एंड वन वेन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। टू आर्टरीज एंड वन वेन प्रेजेंट होता है एट द बर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि वही बात करूँ मैं कि 16 वीक से पहले, कितने 16 वीक से पहले यदि पूछा जाता है कि कितना आर्टरीज और कितना वेन होता है, तो 16 वीक से पहले आप बोल सकते हो टू आर्टरीज एंड टू वेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टू आर्टरीज एंड टू वेन प्रेजेंट होता है, ये 16 वीक से पहले का बात है। यदि 16 वीक के बाद का यदि हम देखा जाए तो बच्चों में एक जो आर्टरी होती है, राइट अम्बिलिकल वेन होती है, वो डिसअपेयर हो जाती है। क्या हो जाती है? कौन सी वेन अम्बिलिकल डिसअपेयर हो जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वेन सॉरी, राइट अम्बिलिकल वेन जो होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है। बिफोर टू 16 वीक्स के बाद ये डिसअपेयर हो जाती है। इसी की वजह से इसको बोला जाता है कि हमारे जब न्यूबॉर्न प्रेजेंट अपीयर होता है या न्यूबॉर्न बोर्न होता है तो उसमें टू आर्टरीज एंड वन वेन प्रेजेंट होती है ओनली। जब कंसेप्शन होता है तो कंसेप्शन से लेके तो 16 वीक तक उसमें टू आर्टरीज और टू वेन प्रेजेंट होती है। बाकी यदि बात करें हम न्यूबॉर्न का, तो उसमें आपको टू आर्टिस्ट एंड वन वेन आपको प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या क्या बात किया जाए इसमें, इसके रिगार्डिंग और क्या क्या एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि बात करें हम फीटल सर्कुलेशन का, तो फीटल सर्कुलेशन में टोटली रॉन्ग, मतलब अपोजिट होता है। हमारे एडल्ट एडल्ट जो सर्कुलेशन होता है और फीटल सर्कुलेशन होता है वो टोटली रॉन्ग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हम एडल्ट नॉर्मल एक सर्कुलेशन का बात करें तो जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारा आर्टरी कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करता है? वेन कैरी करता है। बट इन द फीटल न्यूबॉर्न का हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, देन आर्टरी आपका क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एनएचएम आने वाले मध्य प्रदेश एनएचएम में आपको सीधे ही देखने को मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आर्टरी फीटल सर्कुलेशन में होता है, कौन सा नहीं होता है, और कौन सा आर्टरी आपका डिस्पेयर हो जाता है और कौन से वीक में डिस्पेयर होता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको इस क्वेश्चन से भी बहुत चीज़ें लर्न करने को मिला होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। सॉरी, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, मोस्ट कॉमन मेडिकेशन यूज्ड ट्रीटमेंट फॉर टीबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारी यूनिवर्सल एमसीक्यू इसको आप बोल सकते हो, हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भाई मोस्ट कॉमन टीबी का ड्रग कौन सा है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं बताऊं तो इसमें सारा ही ड्रग आपको यूज़ किया जाता है, बट जो मोस्ट कॉमन ड्रग होता है टीबी का वह कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो टीबी होता है हमारा वो किसकी, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? तो टीबी का पॉजिटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको क्या है, टीबी होता है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पे ऑप्शन का बात करें तो क्या रिफाम्बसिन आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा क्या? ऑप्शन बी का बात करें बच्चों तो इथाम्ब्यूटोल राइट आंसर रहता है क्या? या स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी का मोस्ट कॉमन ड्रग रहता है क्या? आईएनएस टीबी का मोस्ट कॉमन ड्रग आपको देखने को मिलेगा। तो बात करें हम जो मोस्ट कॉमन टीबी का ड्रग होता है, मैं बता देता हूँ आपको, जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? आईएनएच देखने को मिलेगा, ठीक है। आईएनएच क्या होता है? तो आईएनएच के रिगार्डिंग यदि हम बात करें जो टीबी का मोस्ट कॉमन ड्रग आपको, तो जो राइट आंसर देखने को मिला आईएनएच देखने को मिलेगा। बट हम यदि अदर ऑप्शन का बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम आईएनएच का ही बात कर लेते हैं। आईएनएच को क्या बोला जाता है बच्चों? तो आईएनएच को बोलता है आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है? तो इसको आइसोनियाजिड बोला जाता है, ठीक है। अब बात करें हम आईएनएच का क्या क्या चीज़ों में यूज़ किया जाता है, तो आईएनएच आपने सुन के रखा होगा कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, प्रोटीन डेरिवेटिव होता है, जिसमें क्या होता है कि इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें यूज़ करते हैं कि जो स्कार फॉर्मेशन होता है, कितना स्कार फॉर्मेशन होता है,
माइकोबैक्टीरियम एंड ट्यूबरकुलाई की ससेप्टिबिलिटी का पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम वहाँ पे मार्क देखते हैं कि कितना मार्क आपका प्रेजेंट हुआ है और 40 कितने आवर्स में देखते हैं, तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 टू 72 आवर्स में हम इसका जो टेस्ट है उसका पता लगाते हैं, जिसमें क्या देखते हैं कि हम ये ससेप्टिबिलिटी का पता लगाया जाता है कि उसमें उसकी बॉडी में जो भी पर्सन है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में आईएनएच या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई प्रेजेंट था। ये कोई कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, रिमेंबर याद रखिएगा। कंफर्मेटिव टेस्ट आपका नहीं है। आईएनएच जो प्रोटीन पंप प्यूरिफाइड डेरिवेटिव जो टेस्ट होता है, मोंटोक टेस्ट जिसे बोला जाता है, वो कोई कंफर्मेटिव टेस्ट आपका टीबी का नहीं होता है। वो ओनली आपकी ससेप्टेबिलिटी ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आईएनएच का ये यहाँ पे काम है, ठीक है। या आईएनएच का और क्या क्या चीज़ों में यूज़ होता है, तो आईएनएच का यदि साइड इफेक्ट का बात करें हम, INH, ठीक है। INH इसी की वजह से आप अच्छे से रिमेंबर कर पाओगे। तो INH का मतलब क्या होता है कि आईएनएच का क्या-क्या देखने को मिलता है, तो आईएनएच का यदि साइड इफ़ेक्ट का हम बात करें, तो सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो हेपेटाइटिस आपको देखने को मिलता है, न्यूरोपैथी देखने को मिलता है, तो न्यूरोपैथी भी देखने को मिलता है। कौन-सा देखने को मिलता है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन-सा देखने को मिलता है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं आईएनएच का। तो सीधे ही आपसे कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। बात करें हम नेक्स्ट का कि नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे दिखा रहा हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। बात करें हम यदि रिफाम्बसिन का, तो रिफाम्बसिन का साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो साइड इफेक्ट रिफाम्बसिन का यदि बात करें तो रेड ऑरेंज कलर यूरिन देखने को मिलता है। कभी कभी एग्जाम में सीधे ही पूछ लिया जाता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि रिफाम्बसिन का साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट आपको रेड कलर ऑरेंज यूरिन देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें इथाम्ब्यूटोल का, तो इथाम्ब्यूटोल का जो साइड इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलता है, तो E4 आपको अच्छे से याद रखना है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। E4 क्या देता है, तो ये ऑप्टिक 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 न्यूराइटिस करता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है मतलब आँखों की E4 मतलब E4 आपको ई से याद रखना है। और ये सारे ही बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, ओनली बैक्टीरियो E4 स्टैटिक्स होता है, ठीक है। जो इथाम्ब्यूटल ड्रग होता है वो स्टैटिक्स होता है, ठीक है। बाकी जो तीनों ड्रग यहाँ पे मैंने पुट अप किया हुआ है वो सारा बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होता है, और ये बैक्टीरियो स्टैटिक ड्रग होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि विच वन ड्रग इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक और विच वन ड्रग इज़ अ नॉट अ बैक्टीरियोस्टैटिक, विच वन इज़ अ ड्रग ऑफ द बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आने वाले एनएचएम मध्य प्रदेश में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिल गया, ठीक है। बात करें हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। और बात करें इसके साइड इफेक्ट का, तो इसका साइड इफेक्ट क्या करता है, ओटाइटिस मीडिया करता है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया एयर को लॉस करता है, ठीक है। और एट क्रेनियल नर्व जो होता है हमारा, एट क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बैक्टीरियोसाइडल टीबी का जो ड्रग होता है उनके साथ सभी के साइड इफ़ेक्ट्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या-क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो आई होप आप यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन इन द मेनोपॉज़ इज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेनोपॉज़ होता है उसका स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन आपको सॉरी क्या देखने को मिलेगा। तो जो लेडीज़ होती है, आप बात कर रहे हैं कि मेनोपॉज़ क्या होता है, तो मेनोपॉज़ का मतलब होता है कि सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या होता है, सेसेशन हो जाता है। सेसेशन हो जाता है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यहाँ पे सेसेशन देखने को मिलता है, और ये कब देखने को मिलता है कि एवरेज ईयर का बात करें तो 35 के बाद आपको सॉरी एवरेज कब देखने को मिलता है, तो ये आपको 55 या 45 की एक एज के बाद क्या देखने को मिलता है, लेट जो एल्डरली वुमेन रहती है उनमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है, तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपको oocytes के काउंट कम हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका एस्ट्रोजन का लेवल क्या देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन का लेवल आपको डिस्टर्ब देखने को मिलता है, मतलब डिक्रीज एस्ट्रोजन का लेवल आपको देखने को
मिलता है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कभी-कभी सीधे ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लिया जाता है कि मेनोपॉज़ में किसका लेवल आपको कम देखने को मिलता है। तो बच्चों, मेनोपॉज़ में लेवल आपको एस्ट्रोजन का लेवल आपको डिक्रीज़ देखने को मिलता है। रिमेंबर, याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा। बात करें हम हमारे क्वेश्चन के बारे में यदि, तो क्या हॉट प्लेसेस आप इसके लिए स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, या हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है, या एनोरेक्सिया देखने को मिलता है? तो बताएँ हम कि एनोरेक्सिया तो नहीं होगा, तो यहाँ से हमारा देखने को मिलेगा हाइपोथर्मिया नहीं होता है। लिटिल बिट क्या होता है? लिटिल बिट आपको फीवर इंक्रीज़ देखने को मिलता है, मतलब हाइपरथर्मिया आपको लिटिल बिट देखने को मिलेगा, और हाइपोटेंशन नहीं होता है। जो मेनोपॉज़ वाली लेडीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें कार्डियक प्रॉब्लम हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें हाइपोटेंशन नहीं होगा, उसमें इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है, ये भी राइट आंसर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो राइट आंसर वो बनता है, वो हॉट प्लेसेस आपके लिए राइट आंसर देखने को मिल जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन है ये, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन इन द मेनोपॉज़ कौन सा देखने को मिलता है? तो हॉट प्लेसेस के लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो विच वन इज़ द राइट आंसर? तो हॉट प्लेसेस इज़ द राइट वन हमारा आंसर देखने को मिलेगा। जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर आपको हॉट प्लेसेस देखने को मिलेगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पुट अप हुआ है? व्हेन आर द चांस ऑफ द एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलप इन द वुमेन? तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन आर द चांस ऑफ द एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है सडनली, ठीक है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन द वुमेन, ठीक है? तो उसके के लिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? कब बोल सकते हैं कि एंडोमेट्राइटिस आपका डेवलप होता है? तो बात करें हम, जैसे कि एक लेडी होती है जो प्रेगनेंसी में होता है, तो उसमें आपको ये यूट्रस होता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है? आपको लेयर देखने को मिलता है। सबसे बाहरी लेयर को पेरिओस्टियम बोला जाता है, अंदर वाली को पेरिओस्टियम बोला जाता है, अंदर वाली को मायो मायो और नेक्स्ट वाली को एंडोमेट्राइटिस बोला जाता है, ठीक है? मायोमेट्राइटिस बोला जाता है, पेरीमेट्राइटिस बोला जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है आपको। ऐसे यूट्रस का जो लेयर होता है, जो अंदर वाली सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको एंडोमेट्राइटिस बोला जाता है। इनर मोस्ट लेयर को ही क्या बोलते हैं हम? तो इसको एंडोमेट्राइटिस बोला जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का यदि बात करें, तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को हम डेसिडुआ बोला जाता है, ठीक है? बिजबन, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिजबन लेयर इज़ द कोल्डेस्ट डेसिडुआ। तो यदि आपको पता होगा, तो आप एग्ज़ाम में ये चीज़ें पुट अप करके आ सकते हैं कि एंडोमेट्राइटिस को ही हम क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम लेयर जो रहती है, उसी को हम क्या बोले जाते हैं? उसी को हम डेसिडुआ बोला जाता है, ठीक है? मायोमेट्रियम जो होती है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मायोमेट्रियम क्या होता है? जो कि जो बीच वाली लेयर होती है, उसको हम मायोमेट्रियम बोला जाता है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पाई जाती है। यहीं पे आपका मोस्टली ब्लड सप्लाई वगैरह आपको देखने को मिलता है। और जो सबसे बाहर वाली होती है पेरिओस्टियम, जो पेरिओस्टियम होता है, वो सबसे आउटर लेयर होता है। कभी-कभी देखो एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि विच वन इज़ द आउटर लेयर, विच वन इज़ द मिडल लेयर, और विच वन इज़ द इनर मोस्ट लेयर। तो यदि आपको ये चीज़ें पता होगी, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपने क्वेश्चन को राइट अप कर सकते हो। अब बात करें हम यहाँ पे, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। बात करें हम कि हमारे ऑप्शन के रिगार्डिंग कि इसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो आफ्टर मेनोपॉज़ तो एंडोमेट्राइटिस आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे तो सिजेशन हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला है। आफ्टर मेनार्की, मिनारकी में तो स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे एंडोमेट्राइटिस के होने के चांसेस आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है? चाइल्ड बर्थ में नहीं होता है। जो बच्चों, हमारा राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा आफ्टर अबॉर्शन और द चाइल्ड बर्थ, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलता है। अबॉर्शन में क्या होता है कि अबॉर्शन में कंप्लीट इनकम्प्लीट और इनविटेबल अबॉर्शन देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो डेसिडुअल लेयर होती है, वो तरीके से शेडिंग वगैरह होती है, तो जिससे वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह होने के फुल चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या एंडोमेट्राइटिस डेवलप हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो यही चीज़ें आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा आफ्टर अबॉर्शन ऑफ द चाइल्ड बर्थ, इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पुट अप किया गया है। ड्यूरिंग हेड इंजुरी, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कभी कभी एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। ड्यूरिंग हेड इंजरी मतलब किसी पर्सन का हेड इंजरी हो जाता है, तो उसका इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर होता है, तो उसका कॉज क्या होता है?
ठीक है बच्चों, तो क्या इसके लिए कौन सा राइट आंसर देखने को मिलेगा क्या? यदि बात करें हाइपोथैलेमस की इंजरी हो जाता है तो आपका टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है क्या? यदि सेरेबेलम का इंजरी हो जाता है तो टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा क्या? या मेडुला का इंजरी हो जाता है तो टेम्परेचर आपका हाई देखने को मिलेगा क्या? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि बात करें हम, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर वो देखने को मिलेगा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की वजह से आपका कभी-कभी आपने सुन के रखा हो कि विच इज़ सेंटर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, तो आपका हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है। इसमें पोस्टीरियर देखने को मिलता है, एंटीरियर देखने को मिलता है। पोस्टीरियर आपका इंक्रीज और डिक्रीज में दोनों में हेल्प करवाने में पोस्टीरियर और इंक्रीज पोस्टीरियरी और इंटेरियरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आपका इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। यदि किसी का हेड इंजरी हो जाता है और उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो यदि इंजरी उसको हाइपोथैलेमस में हो रहा है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर आपको हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें हम सेरिबेलम का, तो सेरिबेलम का यदि इंजरी हो जाता है तो आपका वो जो पोस्चर है आपका बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। किस में करता है? बैलेंस में हेल्प करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से आपका बैलेंस का बैलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि बात करें हम मेडुला का, तो मेडुला का आपको पता है कि सारे ही जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं उनका सबका रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है? मेडुला होता है। आपका रेस्पिरेशन का मेडुला सेंटर देखने को मिलता है। तो ऐसे इसमें मेडुला का यदि इंजरी होता है तो आपके रेस्पिरेशन वगैरह और ये जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं उनमें सॉरी, उनमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए कि बोन्स, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम और मेडुला का यदि इंजरी आपको देखने को मिलता है तो कौन सी कंडीशन आपको अराइज हो सकता है। ठीक है बच्चों, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पुट अप हुआ है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड एज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मैंने अभी आपको बताया था कि परमानेंट स्टॉपेजिंग होता था मेंस्ट्रुअल साइकिल का वुमेन, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या मेनोपॉज बोलेंगे, या मेनार्की बोलेंगे, या डिस्मेनोरिया बोलेंगे, या एमेनोरिया बोलेंगे? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो तो शायद आपको पता ही होगा कि परमानेंट मैच्योरेशन साइकिल का यदि सजेशन हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है, खासकर वुमेंस का हो जाता है, जो एल्डरली वुमेंस हो जाती है अबव द 45 ईयर का हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उनमें एस्ट्रोजन का लेवल आपको कम देखने को मिलता है। oocytes भी ज़्यादा नहीं होते हैं, जनरेट नहीं होते, फॉलिकल्स oocyte नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनमें आपको एस्ट्रोजन का जो लेवल देखता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो आपको क्या देखने को मिलता है? एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, हॉट प्लेसेस देखने को मिलता है, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता है, हाँ ठीक है, फ्लैशेस देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो तो आपको मेनोपॉज राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है, जो इसका राइट आंसर आपको मेनोपॉज देखने को मिल गया। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो मेनार्की क्या होता है बच्चों? मेनार्की होता है कि जो प्यूबर्टी के टाइम बच्चों को फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है, एक गर्ल्स को जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको देखने को मिलता है अराउंड, जो इतना भी उनका एज होता है 12 से लेकर 15 ईयर में, इसका एज में आपको देखने को मिलता है अराउंड, एक एवरेज ईयर का एक एवरेज एज में बता रहा हूँ, इसमें आपको देखने को मिलता है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग होता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को हम मेनार्की बोला जाता है। ठीक है, डिस्मेनोरिया क्या होता है? तो डिस्मेनोरिया का यदि बात करें कि डिस्मेनोरिया क्या देखने को मिलता है, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इसमें डिस्मेनोरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? तो पेनफुल, यदि पेनफुल हो रहा है मेनोरिया या ब्लीडिंग वगैरह पेनफुल हो रहा है तो उसकी कंडीशन में आपको डिस्मेनोरिया या जो मेंस्ट्रुअल होता है साइकिल में पेन होता है उस टाइम उसको डिस्मेनोरिया बोला जाता है। एमेनोरिया क्या बोला जाता है? तो इसको अब्सेंस बोला जाता है। ठीक है, अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है? अब एबनोरिया बोला जाता है, एमेनोरिया बोला जाता है, डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सीधे ही मध्य प्रदेश एनएचएम या एनएचएम का जो एग्ज़ाम होता है, कभी कभी सीधे ही टर्म के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कि विच टर्म इज़ कॉल्ड एज द, विच टर्म इज़ द कॉल्ड एज। तो आपको यदि टर्म का पता होगा तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द डिले कोड क्लैंपिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यदि बच्चे का डिले कोड क्लैंपिंग हम करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको क्या देखने को मिलता है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें हम, क्या इम्प्रूव हेमेटोलॉजिकल स्टेटस,
में हेल्प करवाता है क्या, इम्प्रूव आयरन स्टेटस में हेल्प करवाता है क्या, या रिड्यूस रिस्क ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में हेल्प करवाता है क्या, या इसके ये राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है क्या। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है हमको। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द डिलेड कोड कटिंग, क्लैंपिंग के लिए है। तो बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं कि हम यदि डिले कोड कटिंग करते हैं तो इम्प्रूव हेमेटोलॉजिकल स्टेटस, ऑब्वियसली वो इम्प्रूव करवाएगा, इम्प्रूव आयरन भी करवाएगा और रिड्यूस रिस्क भी करवाएगा। जो प्री टर्म बेबीज होते हैं उनमें हाइपरट्रोफी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको भी करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन कौन सी, तो इसके लिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो इसके लिए राइट आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव देखने को मिलेगा। यदि बात करें हम कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होता है, कि किस में हम डिले कोड कटिंग नहीं करते हैं, तो जो एचआईवी होता है, एचआईवी मदर वगैरह है, तो उसमें हम कोड क्लैंपिंग को डिले नहीं करते हैं, जितना इमीडिएटली होता है उसमें हम कोड ब्लैंकिंग को कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। आने वाले जैसे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में आपको सीधे ही देखने को मिल सकता है, और काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें रहने वाली है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, इट इज़ एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इट इज़ एन इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन किसे बोला जाता है। तो यदि डेप्थ का बात करें, अच्छे से पढ़ना है हमको। डेप्थ का पूछा है, किसका पूछा है बच्चों, डेप्थ का पूछा है, ना कि रेट का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, डेप्थ का पूछा है, ना कि रेट का पूछा है। तो उसको क्या बोला जाता है, क्या उसको एपनिया बोलेंगे, क्या हाइपर एपनिया बोलेंगे, या डिसएपनिया बोलेंगे, या ऑर्थोपनिया बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर आपके लिए क्या देखने को मिलेगा, यदि डेप्थ का पूछा जाता है तो हम इसके लिए राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो डेपनिया इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, सॉरी एपनिया नहीं होगा बच्चों, इसके लिए जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हाइपर एपनिया देखने को मिलेगा। हाइपर एपनिया क्या होता है, अब एक एक चीज़ आपको डिटेल में मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या होता है। यदि बात करें हम, एपनिया का क्या मतलब होता है, एब्सेंस ऑफ द डेप्थ। ठीक है, क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द डेप्थ के लिए एपनिया बोला जाता है। हाइपर एपनिया क्या होता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, आपका डेप्थ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोला जाता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इंक्रीज डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन को हम क्या बोला जाता है, हाइपर एपनिया बोला जाता है। डिस्पनिया क्या बोला जाता है, मतलब डिसएप्निया क्या होता है, ऑर्थोपनिया क्या देखने को मिलते हैं। ऑर्थोपनिया मतलब जैसे ही आप पोर्शन अपना पोस्चर वगैरह चेंज करते हो, तो उसमें कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, आपका रेट देखने को मिलता है, डेप्थ इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोपनिया। उसकी कंडीशन को बोला जाता है जिसमें आपका पोस्चर वगैरह जैसे आप चेंज वगैरह करते हो, तो उसकी कंडीशन आपके लिए ये चीज़ें देखने को मिलती है, ऑर्थोपनिया उसे बोला जाता है। तो डिस्पनिया भी बोला जाता है, मतलब अब्सेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ों में किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। और यदि यदि बात किया जाए यहाँ पे रेस्पिरेशन का, यदि बात आया है तो और चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। आपको पता होगा कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है बच्चों, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो कितना देखने को मिलता है, 10 से लेके, तो कितना देखने को मिलता है यहाँ पे। पहले जो सिस्टम एनसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एकेडमिक में, जो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन 16 से 24 रहता था, बट वो राइट आंसर नहीं है। ठीक है, 16 से 24 रही है, राइट आंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलता है 16 से 24, 10 से 24 देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि बात करें हम, यदि 10 से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोले जाते हैं, उसको ब्रेडिक ब्रेडिक्टिनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ब्रेडिक्टिनिया बोला जाता है। यदि बात करें हम, ये 24 से अबव देखने को मिलता है तो उसको टेकिपनिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको टेकिपनिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, टेकिपनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेकिपनिया बोला जाता है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन किसे बोला जाता है, तो ये हो गया, ये रेट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट का यदि बढ़ रहा है, यदि रेस्पिरेशन रेट आपका बढ़ रहा है तो उसको टेकिपनिया बोलेंगे। और यदि रेस्पिरेशन रेट आपका कम हो रहा है तो उसको ब्रेडिक्निया बोलेंगे। कितने से कम हो रहा है, यदि 10 से कम हो रहा है तो बोलेंगे, यदि जब वो 24 से ऊपर हो रहा है तो उसको टेपिकनिया बोलेंगे। और बात करें यदि हम कंडीशन के यदि और बात करें कि यदि डेप्थ हो गया, आपका डेप्थ हो गया प्लस रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, डेप्थ प्लस रेस्पिरेशन रेट को
यदि इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, तो यदि डेप्थ और रेस्पिरेशन रेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हाइपर वेंटिलेशन बोला जाता है। यही बात करें यदि डेप्थ और आपका जो रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? यदि वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोवेंटिलेशन बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाइपरवेंटिलेशन किस कंडीशन में बोला जाता है। तो बच्चों, हाइपरवेंटिलेशन यदि आपका डेप्थ और जो आप रेस्पिरेशन रेट है, डेप्थ और जो रेस्पिरेशन रेट है दोनों ही अलग-अलग होता है, वो दोनों एक साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हाइपरवेंटिलेशन बोलेंगे, और दोनों ही एक साथ डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हाइपोवेंटिलेशन कहा जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? उसको हाइपोवेंटिलेशन कहा जाता है। ओनली यदि डेप्थ का बात कर रहे हैं तो उसको हाइपर क्या बोला जाएगा? उसको हाइपर एपनिया बोलेंगे, और यदि बढ़ रहा है तो हाइपर एपनिया बोलेंगे, और डिक्रीज़ हो रहा है तो एपनिया बोलेंगे, ठीक है? ये चीज़ें रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। आने वाले एग्ज़ाम में आपसे काफ़ी ऐसी ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है? बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन द ब्लड रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इट इज़ द 10 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एमओपीजी पल्स रिफ्रेशर इज़ वैल्यू इज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई कि इसका जो आपको क्या है ब्लड प्रेशर इतना है 110/80 है, और तो इसका पल्स प्रेशर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर आप इजिकल टू आपका ब्लड पल्स प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों? तो 30 इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज़ क्या करना है आपको, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा, उसको क्या करना है, उसको माइनस कर देना है, तो आपका जो ऑटोमेटिकली है वो आपको राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो 30 देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपसे यही वैल्यू दे के रखा जाता है, कभी-कभी आपसे वैल्यू ऊपर-नीचे भी दे पूछ लिया जाता है, तो आपको फ़ॉर्मूला पता होगा तो आप अच्छे से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। फॉर्मूला यही है, देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू पल्स प्रेशर, ठीक है? तो यहाँ से आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गए होंगे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, पेशेंट विद एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हैज़ एनजी ट्यूब फॉर द लो इंटरमीडिएट सेक्शन इज टू प्रिवेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि जो पेशेंट है वो किस में पैंक्रियाटाइटिस है, और उसको एनजी ट्यूब से हम यदि उसको सक्शनिंग कर रहे हैं तो वो किस में हेल्प करवाने में हमें हेल्प करवाता है, ठीक है? पेशेंट विद द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से मतलब पेशेंट को क्या हो रखा है कि पैंक्रियाटाइटिस हो रखा है, जिसकी वजह से यदि हम उसको एनजी ट्यूब से लो इंटरमीडिएट सक्शन करेंगे तो वो किसको प्रिवेंट करवाने में हेल्प करवाएगा? तो क्रोनिक डिस्टेंशन में हेल्प करवाता है क्या? गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस में हेल्प करवाता है क्या? क्या पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन में हेल्प करवाता है क्या? या पेरिस्टाल्टिक में मूवमेंट में हेल्प करवाता है क्या? को किस में प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है? तो बात करें यहाँ, यदि पैनक्रियाटाइटिस हो रखा है तो एक चीज़ मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूँगा, यदि पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस हो रहा है तो इसमें हम जो मॉर्फिन ड्रग होता है, ठीक है, क्या होता है, मॉर्फिन होता है, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है इसमें होता है। और ये जो एक हेड इंजरी वाले पेशेंट होता है उसमें भी जो आपका मॉर्फिन होता है वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो पैनक्रेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें आपका मॉर्फिन, और आपका जो हेड इंजरी वाले पेशेंट होते हैं उसमें मॉर्फिन आपका क्या करता है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, ये क्या करवाता है, ओलिगोयूरिया आपको करवाने में करवाता है, ठीक है? तो इसके लिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो बात करें हम ऑप्शन का, तो क्रोनिक डिस्टेंशन करवाने में हेल्प नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा गलत हो गया। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस में हेल्प नहीं करवाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कोई प्रिवेंट नहीं करता है, यदि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में प्रिवेंट करवा देगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांसेस हो जाएँगे। तो ये इसका जो राइट आंसर आपका होता है पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है? प्रिवेंट करता है, मतलब प्रिवेंट करता है। जैसे ही यदि हम एंजी ट्यूब से सक्शनिंग करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो मसल्स वगैरह हैं वहाँ पे पैनक्रियाटिक स्टिमुलेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि आपको और इरिटेशन नहीं होगा, ठीक है? बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। द सेफेस्ट पोजीशन फॉर द लेडी विद द कोड प्रोलेप्स इन द लेबर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप है। यदि सेफेस्ट पोजीशन वह कौन सा है, यदि को ड्यूरिंग द लेबर यदि बेबी का क्या हो जाता है, क्रोड कोड प्रोलेप्स हो जाता है, तो लेडी के लिए सबसे सेफेस्ट पोजीशन क्या देखने को मिलेगा, ठीक है? तो बात करें हम यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलता है प्लेसेंटा हो गया, यहाँ से जो कोड कोड प्रोलेप्स होती है, प्लेसेंटा हो गया, ये बच्चा हो गया, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि जो कोड होता है उससे ही बच्चे को क्या होता है, ब्लड वगैरह और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा ही क्या देखने को मिलता है, उससे बेबी को सप्लाई होता है, ठीक है? अम्लाइकल कोड जो होते हैं उसी से बेबी को क्या सारी चीज़ें सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट्स हुआ एसेंशियल जो भी होता है आपका
ऑक्सीजन वगैरह, ब्लड सप्लाई वगैरह आपके बॉडी से बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को कोट के थ्रू ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह यदि कोड प्रोलैप्स हो जाएगा तो सबसे सेफेस्ट पोजीशन क्या रहेगा। तो बच्चों यदि यहाँ पे कोड प्रोलैप्स हो जाएगा, तो यदि ये कोड प्रोलैप्स हो जाएगा, ये पिचक जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये जैसे पिचक जाएगा तो जो भी एसेंशियल बच्चे को चीज़ें मिलना है वो चीज़ें नहीं मिलेगी, जिससे बेटर को फीटल डिस्ट्रेस होने के 100% चांसेस हो, और इसकी वजह से बच्चे का क्या डेथ भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हम बेड लेडी को क्या करते हैं कि एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, यदि हमको ऐसा पता लगता है। तो क्या हम बच्चे को लेडी को क्या करेंगे बच्चों, फॉलर पोजीशन देंगे क्या बच्चों, प्रोन पोजीशन देंगे क्या, सुपाइन पोजीशन देंगे क्या, नी चेस्ट पोजीशन देंगे क्या। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको चेस्ट पोजीशन देखने को मिलता है। इसको हम ट्रेंडल लेनबर्ग पोजीशन भी बोला जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है नी चेस्ट पोजीशन दे सकते हैं या ट्रेंडल लेनबर्ग पोजीशन भी हम बच्चों को लेडीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि इजीली वो क्या होता है कि उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और जल्दी से जल्दी उसको क्या है कि कंफर्ट फील होगा और बच्चे को भी डिस्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। हम इसमें प्रोन पोजिशन फॉलोअर पोजीशन नहीं देंगे, यदि फॉलोअर पोजीशन देंगे तो भी बच्चे को क्या क्या प्रेशर इंक्रीज़ होगा, प्रोन पोजीशन में भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, सुपाइन पोजीशन में होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होने के 100% चांसेस हैं। यदि बच्चों को फीटल डिस्ट्रेस से हमें प्रिवेंट करना है तो आपको नी चेस्ट पोजीशन देना है, और इसको कभी कभी मुस्लिम प्रे पोजीशन भी बोलते हैं और ट्रेंडल लेनबर्ग पोजीशन भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई सी कंडीशन हो जाती है, ये खासकर ये आपको लेबर मैनेजमेंट के अंदर में आता है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में भी लेबर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेबस दिया है, तो लेबर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन का जो सेशन था यहाँ पे एंड होता है। आई होप यहाँ से जो क्वेश्चन मैंने पुट अप किए थे इससे आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को ज़रूर मिला होगा। तो यदि आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही है उनसे थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज मिलता है, या आपके क्वेश्चन आपको सोल्व करने में या आपको इंक्रीज हो रहा है आपका नॉलेज, तो ज़रूर आपके कमेंट्स, आपके जो रिव्यूज़ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुटअप करिएगा। जिससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आता है और कितना समझ में नहीं आता है। तो आपका जो रिव्यूज़ है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अबाउट क्लास के बारे में, कि कैसा क्लास है, कैसे समझ में आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। तो अपने जो भी रिव्यूज़ है, चाहे आपको कुछ कमी लग रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुटअप करिएगा। हम उसका उस पर काम करने का ज़रूर प्रयत्न करेंगे। और यदि अभी तक किसी ने भी मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइएगा, वीडियो के नीचे जाइएगा, रेड बटन है जो उसको क्लिक करिएगा, देन उसको वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही एनएचएम जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा जब तक हम क्लास कंडक्ट करवाएंगे और हर एक क्लास का आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच जाएगा, तो आपको कहीं भटकने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है, बेल आइकन को दबा लेना है, और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, डियरेस्ट, नियरेस्ट जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो किसी तरीके से अभी तक जॉब में नहीं लगे तो उनको ये क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगा, और उनको आने वाले एनएचएम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। आपकी क्लास का जो कमेंट्स के जो रिव्यू है वो ज़रूर आपके कमेंट्स में पुट अप करिएगा, ताकि हमको कार्बोहाइड्रेट मिले आपको एक लिए अच्छा करने का। तो मिलते हैं न्यू क्लास में, जब तक बने रहिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी वेल।